अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं एक नई और बड़ी स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब करें। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम ऐसे 5 चीज़ों की जिसके बारे में आपको केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है और पूरी प्रेगनेंसी उसके रिवॉल्व अराउंड करती है। मैंने लिख ली हैं ताकि मैं इनको बिल्कुल नहीं भूलूं, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। डाइट ना सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है बल्कि आपके बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान का बच्चा एक माँ के पेट में ग्रो करता है और वो उसका इन्हिसार सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पे होता है। न्यूट्रिएंट्स आपको कहाँ से मिलते हैं? ग़िज़ा से मिलते हैं, खुराक से मिलते हैं। आप वो होते हैं जो आप खाते हैं। यू आर व्हाट यू ईट। आपका सब कुछ, आपकी सोच, आपके इमोशंस उससे रिलेटेड होते हैं। जो आपका गट आप अपने गट से सोचते हैं। अगर आपका गट ठीक है, अगर आपका मैदा ठीक है, अगर आपका सिस्टम ठीक है, तो आप इमोशनली और मेंटली भी ठीक होते हैं। इसलिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चे के लिए। 3 डूज और 3 डोंट्स हैं, तो इसलिए मैं इनको साथ साथ मेंशन भी करती जाऊंगी और मैं इनको साथ साथ आपको अपनी स्क्रीन पर भी नजर आएंगे। पानी का बहुत ख्याल रखें। जहाँ डाइट की बात आती है तो डूज में सबसे पहले पानी। आपने पानी का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपका बच्चा पानी में सर्वाइव कर रहा है। आपके पेट में पानी है जिसमें आपका बच्चा सर्वाइव करता है, तो अपने पानी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। पानी पीते रहना है। आपकी बॉडी और आपके जो खास तौर पे आपकी किडनीज हैं वो वॉश होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। इससे आपकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। नंबर 2, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। फ्रूट्स तो अच्छा हम खा लेते हैं, लेकिन सब्जियों का रुझान अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत कम है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप डिसलाइक करने लग जाते हैं अचानक से, और उसमें मुझे लगता है कि सब्जियां भी होती हैं। मेरे साथ भी समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे सब्जियां खाना अच्छी नहीं लगती। अगर आपको सब्जियां नहीं पसंद आ रही तो आप इसको किसी और चीज़ के साथ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सैलड बना सकते हैं। अगर सैलड अच्छी नहीं लगती तो आप सब्जियां पास्ता में खा सकते हैं, रायते में बना के खा सकते हैं, कद्दू का रायता बना सकते हैं अगर गर्मियाँ हैं, और अगर सर्दियां हैं तो आप गाजर का जूस पी सकते हैं। इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ हमेशा जुड़े रहें। आपकी डाइट जो है वो उसका ज़्यादा हिस्सा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर होना चाहिए। और तीसरी अहम चीज़ जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है वो है दूध। दूध ना सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप फोकस करना चाहिए माँ की हेल्थ को। माँ की हेल्थ अगर अच्छी है तो वो अपने बच्चे की तरबियत अच्छी कर सकती है। वो एक हेल्दी बच्चा तभी पैदा कर सकती है अगर उसकी अपनी सेहत बहुत अच्छी हो। तो अपने लिए और अपने बच्चे के लिए दूध पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अभी उस बच्चे की बोन्स बनेंगी, उनको विटामिन डी चाहिए। अगर आप अपनी डाइट से वो पूरी नहीं करेंगी तो आपके बच्चे को आपके जिस्म से वो मिल जाएगी, तो आप डेफिशिएंट हो जाएंगी और फिर आपकी हड्डियों में पेन होने लग जाएगा और फिर आप अपने बच्चे को ठीक तरह से नहीं संभाल सकती। दूसरी बात कि आपका बच्चा जब पैदा होगा तो वो आपका ब्रेस्ट फीड, ऑब्वियसली आप उसको ब्रेस्ट फीड कराएंगी। माँ की ब्रेस्ट फीड बच्चे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट होंगी तो डेफिनेटली आपके बच्चे को उस मिकदार में विटामिन डी आपके दूध से नहीं मिल पाएगा। तो अपने बच्चे को सोचकर, अपना सोचकर इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। जो डोंट्स हैं उनमें एक कच्चा अंडा, कभी भी ब्रेड के साथ, पराठे के साथ ना पकी हुई जर्दी वाला अंडा खाने की गलती कभी मत करिएगा। मेडिकल साइंस ये बात बताती है कि ऐसा अंडा नहीं खाना चाहिए। अंडे को अच्छी तरह से कुक्ड होना चाहिए और फिर वो अंडा आप प्रेगनेंसी में खाएं। नॉर्मल रूटीन में आप खा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं खा सकती। कभी भी नहीं, एक सिप भी आप कोला ड्रिंक्स नहीं ले सकती। कोला ड्रिंक्स वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन जब आप माँ बनने वाली हैं तो हर चीज़ जो आप ले रही हैं वो खुराक के ज़रिए, खून के ज़रिए आपके बच्चे तक ज़रूर पहुँच रही है। चाहे वो सोच हो, चाहे वो एक मुस्कुराहट हो, ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन भी आपका बच्चा आपके साथ शेयर करता है, तो सोचिए आपके खून में जाने वाली खुराक आपके बच्चे के साथ कैसे शेयर नहीं होगी।
इसलिए कोला ड्रिंक से अवॉइड कीजिए। सुपर ऑयली और सुपर स्पाइसी फूड, ये आपके स्टमक अपसेट कर सकता है, आपको हार्ट बर्न हो सकता है, आप डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में जा सकती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में ऑयली और स्पाइसी फूड नहीं खाएं, डॉक्टर इस चीज़ से मना करते हैं। और पॉइंट जो हमारे पास नंबर 2 पॉइंट है वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पुरानी माओ से भी सुना होगा कि चलते फिरते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, तो इससे बच्चा ठीक रहता है, माँ ठीक रहती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी, साइंस इस बात को मानती है कि माँ जितनी ज्यादा एक्टिव रहेगी उतनी ज्यादा उसकी प्रेगनेंसी अच्छी और हेल्दी होगी। इसमें कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स हैं मेरे पास, जिसमें नंबर 1 पे ये है कि आपको वॉक करनी चाहिए। आपको अपनी वॉक की कोई रूटीन रखनी चाहिए। 10 मिनट से स्टार्ट कर लें, 10 मिनट से 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, जितना आपकी बॉडी आपको इजाजत दे। हमेशा एक बात याद रखें, जब भी फिजिकल एक्टिविटी की बात आती है, जहां पर आपका जिस्म आपको नो कहना शुरू है, लिसन टू योर बॉडी। जब आपका जिस्म आपको नो कहने लग जाए, उसके बाद आप अपने जिस्म को छोड़ दें और रिलैक्स कर दें। आराम बहुत जरूरी है, इसमें नींद बहुत जरूरी है, इन चीजों का भी। नंबर 2, डोमेस्टिक चोर्स। आप अपने काम खुद करने की आदत डालें। अगर आपको एक्टिव रहना है तो आप अपने कमरे की बेडशीट खुद ही चेंज कर सकती हैं। मैं नहीं कहूँगी कि आप सफाई करें या बैठकर पोछे वगैरह या ऐसी कोई चीज़ लगाएं, मॉप्स वगैरह लगाएं, लेकिन जहाँ तक अपने कमरे की डस्टिंग की बात है, अपनी कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने की बात है, और बच्चों वाली माएँ तो वैसे ही मसरूफ रहती हैं, लेकिन मैं उन माओं की बात कर रही हूँ जो फर्स्ट टाइम मॉम्स हैं। आप अपने आप को एक्टिव रखें, प्लीज़ बिस्तर पर मत पड़े रहें, मत सोए रहें, ये अच्छा नहीं है। आपकी ये बीमारी वाली सिचुएशन नहीं है, ये एक स्पेशल कंडीशन है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। अदरवाइज ये कोई बीमारी नहीं कि आप बिस्तर पर सोए रहें। और नंबर 3 पे जो फिजिकल एक्टिविटी है वो स्ट्रेचेस है। आप हल्का फुल्का योगा कर सकती हैं, स्ट्रेचेस कर सकती हैं। स्ट्रेचेस बहुत अच्छे होते हैं प्रेगनेंसी में। ये आपके ये वाले मसल्स को भी रिलैक्स करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ को भी रिलैक्स करेगा। आपको जो इतने मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ और आपके मूड स्विंग्स जो हैं वो आपको तंग कर सकते हैं। इस तरह से एक्टिव रहना, स्ट्रेचेस करना आपको बहुत रिलीफ देगा, और अगर आप योगा करती हैं तो इट्स द बेस्ट। इसके डोंट्स में ब्रिस्क वॉक है। आपको ज़्यादा तेज तेज नहीं चलना। आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं या सेकंड में हैं या थर्ड में हैं, आपको कभी भी ब्रिस्क वॉक नहीं करनी। तेज तेज चलने से डॉक्टर हमेशा मना करते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर थोड़ा सा सेफ होता है कि आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, लेकिन सेफर साइड हमेशा द बेटर। स्टेयर्स मैं ये नहीं कहूँगी कि आप स्टेयर्स बिल्कुल नहीं चढ़ें, लेकिन आप अवॉइड करें। अगर आप दिन में 1 या 2 बार चढ़ते हैं तो बस इतना रखें, इससे ज़्यादा मत चढ़ें। स्टार्टिंग में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको मना किया है तो ऑफ कोर्स आप वही करेंगे, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपका पाँव स्लिप हो सकता है, एंड सो मेनी रीजंस, जिसकी वजह से आप स्टेयर्स कम चढ़ें, जिसकी वजह से आपके कमर पे प्रेशर आ सकता है और आपकी कमर में पेन निकल सकती है, आपकी नी पेन निकल सकती है। तो इसलिए इन स्टेयर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी आपको जंप नहीं करना। जी, तो नंबर 3 पर मेरे पास जो पॉइंट है वो है रेगुलर चेकअप्स। कुछ लोग रेगुलर चेकअप्स के बारे में बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं। वो समझते हैं कि बस एक आधी बार चेकअप करवाना ही काफ़ी है, क्योंकि हमारी माओ ने चेकअप नहीं करवाए तो हमें भी नहीं करवाने चाहिए। कभी कभार बुजुर्ग इस चीज़ को बुरा मानते हैं कि आप लोग इतना ज़्यादा चेकअप क्यों कराते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज का दौर, आज की मेडिकल कंडीशंस उस दौर से बहुत डिफरेंट है। जब आपका डॉक्टर, चाहे वो मंथली है या 15 डेज के बाद आपकी डॉक्टर आपको बुलाती है, आपको जाना चाहिए। इसमें पहला डू जो है वो मेरे पास ये है कि अपने मंथली चेकअप को कभी भी स्किप नहीं करें। उसकी वजह यह है कि अगर आपके प्रेगनेंसी में खुदा ना खास्ता कोई इशू ऐसा है जो रिजॉल्व किया जा सकता है, तो टाइम टू टाइम उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। अगर आप लेट जाएंगे या स्किप करेंगे तो खुदा ना खास्ता आप किसी बड़े नुकसान को मोल ना लीजिए। नंबर 2, जिन चीज़ों के बारे में केयरफुल होने की बहुत ज़रूरत है, उसमें एक है लेस मूवमेंट। अगर आपके बच्चे की मूवमेंट 18 हफ्ते हो चुके हैं या 20 हफ्ते हो चुके हैं और आप अभी तक अपने बच्चे की मूवमेंट महसूस नहीं कर पाई,
या अगर आपका बच्चा मूवमेंट करता है और आप अपनी प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पे हैं और या थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हैं और आपका बच्चा मूवमेंट कम करता है, आप कुछ भी अनयूजुअल फील करते हैं, तो आपको रश टुवर्ड्स डॉक्टर। प्लीज़ इसे इग्नोर नहीं करें, ये एक साइन है। कभी कभार बच्चे वैसे भी लेजी हो जाते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। आपने डॉक्टर के पास भागना है और अपना चेकअप कराना है, अपना स्कैन कराना है। नंबर 3, अपने टेस्ट के बारे में कभी भी गफलत नहीं करनी। जो भी डॉक्टर आपको टेस्ट लिख कर देता है, चाहे यूरिन है, ब्लड है, आपका हेपेटाइटिस है, कुछ भी है, अपने पूरे टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर को दिखाएं और इस चीज़ में तसल्ली करें अपनी। नंबर 4 पे मेरे पास जो है वो है टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन एंड योर बॉडी। अच्छा, प्रेग्नेंट होने के बाद हम ये समझते हैं कि हमारी एक बड़ी स्पेशल सी कंडीशन हो गई है, अब हमें अपना ख्याल रखने की क्या ज़रूरत है या हमें फेशियल्स लेने की क्या ज़रूरत है, बस ये टाइम गुजारेंगे, उसके बाद हम अपनी हालत ठीक कर लेंगे। देखें, आई सेड अर्लियर कि ये एक बीमारी नहीं है, तो इसलिए इसे अपनी कोई बीमारी वाली स्पेशल मेडिकल कंडीशन नहीं समझें। ये नॉर्मल है, औरत बच्चे पैदा करने के लिए बनी है, पैदा करती है और ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए अपनी इस हालत को ये अपने ऊपर इस तरह से नहीं करें कि आप बैड फील करें और आप मिरर देखना छोड़ दें, आप मेकअप नहीं करें। इसलिए इन बातों का बहुत ध्यान रखें। जिसमें सबसे पहले बॉडी केयर में मैं बात करूंगी कि आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखें। जब भी नहाएं एक बॉडी बटर रखें, एक बॉडी लोशन रखें और उससे अपने जिस्म और अपने चेहरे को हमेशा मॉइस्चराइज रखें। मेरा सांस, आई एम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, तो इसलिए माजरत। नंबर 2 पे आप अपनी बॉडी की वैक्सिंग अगर करते हैं तो उसको भी इग्नोर नहीं करें, तो अपनी बॉडी की केयर करें और अपने जिस्म पे बाल नहीं आने दें। अगर आप शेविंग करती हैं तो शेव करें, अगर आप वैक्सिंग कराती हैं तो रेगुलरली वैक्सिंग कराएं और अपनी कोई स्किन रिजीम रखें जिसमें आपका अच्छी सी आपकी नाइट क्रीम होनी चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि इसमें हार्श केमिकल्स बिल्कुल यूज नहीं हो। अगर आप DIY बनाना चाहते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। इजी सिंपल सी कोई अपनी नाइट रूटीन रखें, एलोवेरा जेल लगा लिया करें, मॉइस्चराइजर अच्छा सा यूज करें और एक सनब्लॉक रखें। सनब्लॉक तो हमेशा हर हालत में यूज किया जा सकता है, इसलिए अपना सनब्लॉक रखें और अपनी एक स्किन रेजीम रखें। टाइम टू टाइम अपना फेशियल करती रहें, अपना कुछ रेमेडीज यूज कर लिया करें, लेकिन अपनी स्किन, अपने हेयर और अपनी बॉडी को नहीं छोड़ें। ये किसी और के लिए नहीं है, ना आपके हस्बैंड के लिए, ये आपके लिए है, अपने लिए करें। जब आप अपने आप को इस तरह खुशबूदार रखेंगी, हमेशा साफ सुथरा और हमेशा खूबसूरत रखेंगी, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डोंट है कुछ, वो ये है कि कभी भी पार्लर जाकर या घर पे ब्लीच करने की कोशिश मत करें। इस कंडीशन में कभी भी ब्लीचिंग एजेंट्स कभी भी यूज नहीं करते अपने किसी भी बॉडी के हिस्से पर, या बालों में अपने स्टिकिंग कराना, बालों को कलर चेंज कराना। इस कंडीशन में इन चीज़ों से अवॉइड करें। एजेंट हमेशा वो अच्छे नहीं होते, एक तो वो आपकी स्मेल से आपके ब्लड में जाते हैं, और याद रखें, एक बात याद रखें, जो भी चीज़ आप अपनी स्किन पर लगाते हैं, जो खाते हैं, वो तो आपके ब्लड में जाता ही है, लेकिन जो आप अपनी स्किन पर लगाते हैं वो भी आपके ब्लड में जाता है। तो हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचें और ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें। चाहिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की कि कभी भी किसी भी तरह की लेज़र नहीं कराएं, किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा ब्रेसिस वाला, अगर आपको ब्रेसिस लगे हुए हैं तो ब्रेसिस जब फिक्स करा रहे होते हैं तो वो भी लेज़र होती है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं। एक्सरेज भी बहुत ख़तरनाक होते हैं और ये नहीं करवाएं। नंबर 5 पे जो मेरे पास है वो है कि अपना GTT टेस्ट करवाएं। अच्छा, ये एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, ये एक बड़ा अहम टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन आज मैंने इसको इसमें शामिल इसलिए किया है ताकि थोड़ी बहुत हमें इस चीज़ की अवेयरनेस हो। मैं बहुत जल्द इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी कि हम जब जेस्टेशनल डायबिटीज़ से गुजर रहे होते हैं तो हमें क्या फूड, हमें डाइट कैसी होनी चाहिए। यहाँ जो है उस आप डायबिटिक हैं
जेस्टेशनल तौर पर। जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी में सिर्फ प्रेग्नेंट हैं और जैसे ही आप बच्चा डिलीवर करते हैं और ये 24 हफ्ते के बाद जो ये कंडीशन होती है वो आपकी प्लेसेंटा के थ्रू आपकी बॉडी में आ जाती है और उसके बाद आप जैसे एक डायबिटिक पेशेंट होता है आप इस तरह से होते हैं। आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी शुगर वाला या कुछ भी ऐसी चीज़ खाते हैं तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन है इंसुलिन जिसे कहा जाता है, वो कम बनने लगता है जिसकी बाइस बच्चे के ऊपर इसका असर होगा। जब आप 24 हफ्ते तक पहुंच जाएं, अगर आपकी डॉक्टर आपको ये बात नहीं कहती तो आपने अपनी डॉक्टर को रिमाइंड कराना है कि मुझे GTT टेस्ट करवाना है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट मुझे करवाना है। ये ऐसा टेस्ट होता है जिसकी वजह से अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल्स की थोड़ी सी भी ऊंच नीच है तो वो डिटेक्ट हो जाती है और आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो अर्ली स्टेजेस पर स्टार्ट हो जाता है। तो अपने GT टेस्ट के बारे में कभी भी इसको इग्नोर नहीं करें। इसके बारे में कुछ डूज एंड डोंट्स ये हैं कि इस टेस्ट को टाइम टू टाइम कराएं। अगर आपकी डॉक्टर इसको 6 मंथ में बोलती है तो आप इस 6 मंथ में बोलें। अगर आप उसने आपको भी 24 वीक्स में नहीं बोला तो 26, 27, 28 वीक्स में आप अपना टेस्ट लाजमी ये टेस्ट करवाएं। खुदारा इसके बारे में बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतें, ये बहुत डेंजरस है, इससे बहुत सीरियस लें। इसमें अगर आप डायबिटिक हो गए हैं, आपको पता चल गया है, तो फिर अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखें। फिर डाइट के मामले में बिल्कुल भी गफलत मत करें और अपनी मेडिकेशंस टाइम टू टाइम लें। अपनी मेडिकेशंस के बारे में बिल्कुल भी गफलत नहीं करें। और जेस्टेशनल डायबिटीज एक ऐसी चीज है जो आपके बच्चे की जान तक ले सकती है। आपके बच्चे के ऑर्गन्स नहीं ठीक से बनेंगे और आपका बच्चा पैदाइश के बाद मुख्तलिफ तरह से खुदा ना खास्ता आपका बच्चा वेंटिलेटर पर जा सकता है। आपका बच्चा आर्टिफिशियल तरीके से उसको सांस के इश्यूज हो सकते हैं, आपके बच्चे की किसी और ऑर्गन में इशू आ सकता है। इसलिए अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए, अपने बच्चे की जिंदगी के लिए जेस्टेशनल डायबिटीज को बहुत सीरियस लें। इसका टेस्ट टाइम टू टाइम कराएं। और एक और चीज, अपने घर में शुगर टेस्ट करने वाली जो डिटेक्टर होता है, मशीन होती है, वो लेकर जरूर रखें खाने के 2 घंटे बाद और खाली पेट अपनी शुगर चेक करें, इसका रिकॉर्ड रखें। अपने डॉक्टर से हमेशा इसके बारे में बात करते रहें और अगर आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है तो कभी भी इंसुलिन से नहीं डरें। इंसुलिन गोली मतलब टैबलेट ग्लूकोफेज से ज़्यादा सेफर है, ये आपके ब्लड में चला जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मैंने पूरी कोशिश की कि मैं हर पॉइंट को बीच में बहुत क्लियरली बयान करूँ और जो भी प्रेग्नेंट हैं और जो होना चाहती हैं उन सब के लिए मेरी दुआ है कि जिसके पास औलाद नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको औलाद से नवाजें और जिनके पास है उनको उनकी औलादों को नेक कर दें, उनके लिए सदका जारिया बना दें और जो अभी औलाद लाने वाली हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिम्मत दें, सब्र दें और बड़ी अच्छी माएँ बनाएं। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी अच्छी इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो के साथ मैं इंशाअल्लाह आपके पास हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।